को एनओसी जारी कर दिया है। राहील शरीफ को लेने के लिए खुसूसी तैयारा सऊदी अरब से लाहौर पहुंचा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि राहील शरीफ को एनओसी कानून के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज में शमूलियत के लिए जारी किया गया है। आपको बताएं कि राहील शरीफ को लेने के लिए खुसूसी तैयारा सऊदी अरब से लाहौर पहुंचा। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज के नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, बिल आखिर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को मुस्लिम इत्तेहादी अफवाज में शिरकत के लिए, उसकी सरबराही के लिए जो हुकूमत से एनओसी रिक्वायर्ड था वो एनओसी जारी कर दिया गया है और इसकी कंफर्मेशन की है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने। और ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि तमाम जो कानून हैं और तमाम जो चीजें इसमें जो हायल थी, रुकावटें, उन तमाम को मद्देनजर रखते हुए और उसके बाद जो है कानून के मुताबिक ये एनओसी दिया गया है। और एनओसी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमने जो दिया गया है राहील शरीफ को एनओसी कानून के मुताबिक जो है इत्तेहादी अफवाज में शमूलियत के लिए जारी किया गया है। लेकिन याद रहे कि सेनेट में मुशीर खारजा जब वो आए थे तो सेनेट को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि एनओसी जो जारी किया जाएगा उस पर ऐवान से भी मंजूरी ली जाएगी, ऐवान को भी, पार्लियामेंट को भी, दोनों ऐवानों को इस हवाले से जो है ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन हुकूमत का ये अपना फैसला था और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पनामा का जब फैसला आया उससे पहले की ये चीज हो चुकी थी, हम इस मामले पे लगे हुए थे और बिल आखिर उनको जारी कर दिया गया है। और ख्वाजा आसिफ से जब हमारी दोबारा बात हुई तो उनको कहना है कि अब जो उनके हमारे साथ रहेगा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साइड हमारे साथ मौजूद है और बताएगा कि ऐवान से मंजूरी नहीं ली गई, बावजूद इसके रवाना हो गए जनरल राहील शरीफ, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल रवाना नहीं होंगे, रवाना हो चुके हैं। और ये जो अवैस कियानी कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं पनामा से पहले का फैसला था। बिल्कुल ये पहले का फैसला था। जब मैं आपको फिर एक दफा और एक एक्सक्लूसिव खबर देता जाऊं कि 13 अप्रैल बरोज जुमेरात वजीर आजम नवाज शरीफ और जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात हुई थी वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में। और उस मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार भी शामिल थे और उस मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया था। और ये आधा घंटा से ज्यादा ये मुलाकात चली थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया था असली फैसला एनओसी जारी करने का। उसके बाद सऊदी हुकूमत को भी जो इसके बारे में बता दिया गया था और उसके बाद ये तकरीबन 13 अप्रैल से लेके आज जो है वो ख्वाजा आसिफ ने इसका जो है वो अनाउंसमेंट की है। तो अभी जो है जनरल राहील शरीफ साहब वो रवाना हो चुके हैं। आज या कल वो जाके ऑफिशियली अपना जो ऑफिस जो उसको संभाल लेंगे, रियाज में उनका ऑफिस होगा। और बिल्कुल ये जो बात है कि इन्होंने पार्लियामेंट को लेना था इत्मीनान में, वो बिल्कुल हुकूमत इस मामले में बिल्कुल फेल हुई है कि उन्होंने पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेना था। लेकिन जनरल कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ है, उनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, जिसके बारे में यही कहा जा रहा था कि उसमें ये मामला डिस्कस हुआ था। उसके बाद जो है 5 दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी पाकिस्तान में ईरानी स्पीर हुनरमंदी से, महदी हुनरमंदी से। और उसमें भी जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि ये चीजें डिस्कस हुई थी। आज सुबह जो सऊदी अरब में पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड सफीर हैं उसकी भी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आज़म हाउस में, जिसके बाद ये सारा फैसला आया है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत सारे फ्रंट्स पे बिल्कुल फेल हो गई कि इसको एक कंसेंसस डेवलप करने में वो नाकाम रहे हैं। इस पे डेफिनेटली अभी थोड़ी देर में पॉलिटिकल पार्टीज का जो रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी से बात की है, वो सारी की सारी अपनी मुशावरत कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पे कर रही है, पीटीआई भी कर रही है, एएनपी भी कर रही है, एमकेएम भी कर रही है। उसके बाद वो सारे लोग अपना ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन देना है या नहीं देना है इस खबर पे। लेकिन एक बात तय है कि जो मुल्क में पोलराइजेशन है पहले ही, इस फैसले से वो उस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, ये और ज्यादा गहरी होती जाएगी ये पोलराइजेशन। और बहुत सारे लोग, सिविल सोसाइटी, बहुत सारे लोग पहले ही कह चुके हैं, बड़ी दफा उन्होंने कहा है कि इस जंग में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फिरका वाराना जंग है, जिसको कहा जा रहा है कि इसमें कुछ फिरका वाराना जो है रंग वो नमाया है इस जंग में। हालांकि जनरल राहील शरीफ साहब की 3 शराइत थी जिसमें उन्होंने ये भी एक शर्त थी कि ईरान को इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब ये देखना है कि वो अपनी शराइत मनवाने के बाद इसके हेड बने हैं या हेड बन के अपनी शराइत मनवाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी अनफोल्ड होनी है। लेकिन जुमेरात 13 अप्रैल को वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी वजीर आजम हाउस में जनरल राहील शरीफ से, जिसमें वजीर खजाना इसहाक डार भी शामिल थे। आधा घंटा से ज्यादा ये मुलाकात रही थी, जिसके बाद ये असूली फैसला किया गया था एनओसी जारी करने का और सऊदी गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था 13 अप्रैल को ही। जी
आप हमारे साथ रहिएगा ऑन, हमें अपडेट कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल साहब ने, उनसे जानते हैं। फारूक फैसल साहब, ऐवान से मंजूरी नहीं ली गई, ऐवान में ये मामला नहीं उठाया गया और एनओसी जारी कर दिया गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? फारूक फैसल साहब से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक उनको एनओसी जारी कर दिया गया है। राहील शरीफ को लेने के लिए खुसूसी तैयारा सऊदी अरब से लाहौर पहुंचा और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि राहील शरीफ को एनओसी कानून के मुताबिक इत्तेहादी फौज में शमूलियत के लिए जारी किया गया। हमारे साथ कंट्रोलर नॉर्थ फारूक फैसल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फारूक फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, ऐवान में इस मामले की मंजूरी नहीं ली गई, ऐवान को एतमाद में नहीं लिया गया और फिर भी एनओसी जारी कर दिया गया? देखें, जो तरीक़ाकार है वो तो ये है कि हुकूमत ने जारी करना था और वजारत दफ़ा ने जारी करना था। इसकी ऐवान से मंजूरी ली जानी कोई ज़रूरी नहीं थी, लेकिन जब इतना बड़ा फैसला हो जहाँ पर पूरी एक 39 इस्लामी ममालिक जो इंटरनेशनल फोरम बन रहा है उसमें हमारे एक रिटायर्ड जनरल जो आर्मी चीफ वो उसकी सरबराही कबूल करने जा रहे हैं या हुकूमत ने यह फैसला किया, तो लाजमन हमें इसकी मंजूरी ऐवान से भी ली जानी चाहिए थी ताकि जनरल साहब पूरे एतमाद के साथ जो इस्लामी उम्मा की या जो इस्लामी ममालिक की फोर्स बनने जा रही है उसकी सरबराही कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस्लामी उम्मा जो है इस इत्तेहाद के हवाले से मुनकसम है। फिरका वाराना पॉइंट ऑफ व्यू से ये जनरल साहब ने तो ये ओहदा कबूल कर लिया और हुकूमत ने भी ये मंजूरी दे दी, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये जो बात सामने आई थी जब एतराज़ किया जा रहा था कि जनरल साहब ने ये ओहदा कबूल करने के लिए 3 शराइत रखी थी। पहली शर्त उनकी ये थी कि वो इस फोर्स के बाइख्तियार सरबराह होंगे। दूसरी शर्त इसकी ये थी कि अगर 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान कोई इख्तलाफ होता है और सालसी का किरदार अदा करना होगा तो उनकी बात हतमी होगी। और तीसरी और सबसे बड़ी जो बात थी वो जनरल राहील शरीफ का ये मौक़िफ़ था कि इस इत्तेहाद में ईरान को भी शामिल किया जाएगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। तो बुनियादी सवालात यही हैं कि क्या ये तीनों सवालात जो शराइत जनरल राहील शरीफ ने इस फोर्स की सरबराही कबूल करने के लिए ली थी, क्या वो सारी पूरी हुई हैं? उन्हें बाइख्तियार सरबराह बनाया जा रहा है? क्या उनकी 39 ममालिक जो इस फौज इस इत्तेहाद में शरीक है उन्होंने ये आमादगी दी है कि अगर उनके दरमियान कोई बायमी इख्तलाफ हुआ तो जनरल राहील शरीफ जो है उनकी वो सालसी कबूल करेंगे? और ये सवाल, इसका जवाब भी अभी आना बाकी है कि क्या ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा चुके हैं या नहीं। इस सिलसिले में ईरानी सफ़ीर की जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ के साथ गुज़श्ता दिनों भी मुलाकात हुई थी और कहा यही जा रहा था कि इन अमूर पर भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन अभी तक जब तक ये ईरान की जानब से या वो उन ममालिक की जानब से जो इस इत्तेहाद की सरबराही की मुखालफत कर रहे थे, अगर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया तो ये उम्मा को तकसीम करने वाली बात होगी। और क्या ये तमाम ममालिक जो है वो इस इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं जैसा कि जनरल राहील शरीफ की ये शर्त थी कि ईरान को भी शामिल किया जाए और उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। जी नसीम ज़हरा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। फारूक फैसल साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। क्या समझती हैं आप, जैसा कि फारूक फैसल साहब ने कहा कि बेसिकली तो ये वजारत दिफा और हुकूमत का काम था, लेकिन जैसे कि बहुत एक बड़ा ये मूव है उनका, एक बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है, उसके लिए ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था, आप क्या कहती हैं? नसीम ज़हरा साहिबा से हम राब्ता करेंगे। फारूक फैसल साहब हमारे साथ हैं। फारूक फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, ये एक खुशाइंद बात है कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद बनने जा रहा है, लेकिन इन खदशात का इजहार भी साथ में किया जा रहा है कि कल को कहीं फिरका वारियत का रंग ना अपना ले। आपको लगता है इसके इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, ये खदशात का इजहार किया जाता रहा है और ये हकीकत है कि मुस्लिम उम्मा में तफरक़ेबाज़ी मौजूद है। लोग मुख्तलिफ सेक्ट से तल्लक रखते हैं, मुख्तलिफ फ़िका को फॉलो करते हैं और कई रियासतें जो है वो इन्हीं फ़िका को फॉलो करते हुए क़याम इस वक्त मौजूद हैं और उनका इख्तलाफ मौजूद है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सऊदी अरब और ईरान जो है उनके आपस में महाज रवैया वो चीज़ों पर वो मुत्तफ़िक नहीं है और ईरान की जानब से भी इतराज़ात भी सामने आए थे और खदशात का भी इजहार किया जा रहा था। मैं जो बात कह रहा हूँ वो यही बात है कि जो जनरल राहील शरीफ ने खुद ये समझ की थी, जो इस इत्तेहाद इसकी सरबराही कबूल करने जा रहे थे, उनकी तरफ से और उनके करीबी लोगों की तरफ से वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ सामने आया था कि जनरल राहील शरीफ उस वक्त तक इसकी सरबराही कबूल नहीं फरमाएंगे जब तक उनकी ये 3 शराइत पूरी नहीं हो जाती।
अभी तक ये हम लोग इस बात से इल्म है, उनकी शराइत इंतहाई माकूल शराइत थी कि जब वो एक इत्तेहाद के सरबराह बनने जा रहे हैं तो उन्हें उसकी सरबराही का उनके मुकम्मल इख्तियारात हासिल होने चाहिए। फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान अगर इख्तलाफात हो जाते हैं तो अगर उनको सालस का किरदार दिया जाए तो उन्हें उनका सालसी जो है वो कबूल की जाएगी। तो क्या 39 ममालिक ने जो इस इत्तेहाद में या इस फोर्स में शामिल होने जा रहे हैं उन्होंने उनकी ये तीनों शराइत कबूल कर ली हैं, और क्या ईरान और दीगर ममालिक जो इस इत्तेहाद के जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? अभी तक ऑफिशियली उन ममालिक की जानिब से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए थे उनके दूर होने का कोई ऐलान सामने नहीं आया। तो ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि क्या मौजूद है। बहुत शुक्रिया फारूक फैसल साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।